बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में स्टार्ट किया था ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स को डिस्कस किया। आज हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दो कंपाउंड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस तरह ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारे कोर्स में जो कंपाउंड्स शामिल हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रेट्स की और फिर हम बात करेंगे सल्फेट्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे जो आज हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उनमें है नाइट्रेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रेट्स क्या हैं। नाइट्रेट्स आर पॉलीएटॉमिक आयंस हैविंग केमिकल फार्मूला NO3-1। ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं जिनका फार्मूला NO3-1। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा साल्ट्स कंटेनिंग NO3-1 आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। और अगर मैं आपके सामने नाइट्रेट्स की एग्जांपल रखूं तो बेशुमार हैं, जैसे लिथियम नाइट्रेट, जैसे लेड नाइट्रेट, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, जैसे पोटासियम नाइट्रेट एंड इसी तरह से। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज जो नाइट्रेट्स को डिटेल से पढ़ेंगे वो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स। मैं मजीद टॉपिक की कोई बात करूं, मैं आपके सामने चंद एक कंफ्यूजिंग टर्म्स रखना चाहता हूं जो बाज औकात नाइट्रेट से मिक्स हो जाती हैं। मसलन इसके लिए मैंने आपके सामने एक टेबल रख दिया। इस टेबल के एक कॉलम में मैंने रेडिकल लिख दिया और दूसरे कॉलम में उसका फार्मूला। जैसे पहले नंबर पे जो रेडिकल है दैट इज नाइट्रेट which has the formula NO3-1। दूसरे नंबर पर है नाइट्राइट, T से माय डियर स्टूडेंट्स, which has the formula NO2-1। तीसरे नंबर पे है हमारे पास नाइट्राइड that is N-3 और लास्ट पे है एजाइड जिसका फार्मूला है N3-1। गोया ये वो रेडिकल्स हैं जिनमें अगर आप लेटर को चेंज करते हैं तो रेडिकल भी क्या हो जाता है, चेंज। ये बहरहाल आपके इंटरेस्ट के लिए था कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो सके। माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमने बात करनी है आज जो टॉपिक है उसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। याद रखिएगा ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म नाइट्रेट्स ऑफ द टाइप MnO3। तमाम अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये नाइट्रेट्स बनाती हैं जिनका जनरल फार्मूला जिनका जनरल फार्मूला है MnO3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स हैं इनमें अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 हो। मसलन मैंने आपके सामने एक टेबल रखा, इस टेबल में मैंने अल्कली मेटल नाइट्रेट लिख दिए जैसे लिथियम नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। दूसरे कॉलम में मैंने इन नाइट्रेट का फार्मूला लिख दिया जैसे लिथियम नाइट्रेट का LiNO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, पोटासियम नाइट्रेट का KNO3 एंड सो ऑन। और तीसरे कॉलम में मैंने इन नाइट्रेट्स की आपको अपीयरेंस दिखाई, तो आप देख सकते हैं कि ये अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स थे। अब आइए जरा बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा all alkali metal nitrates
आर सॉलेबल इन वाटर। जितने भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं दे आर ऑल सॉलेबल इन वाटर। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इनकी सॉलेबिलिटी के लिए आपके सामने एक अगेन टेबल रख दिया, जिसके एक कॉलम में मैंने अल्कली मेटल के नाइट्रेट लिख दिए और दूसरे कॉलम में मैंने इनकी पानी में सॉलेबिलिटी लिख दी। गोया आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नाइट्रेट वाटर में क्या हैं, सॉलेबल। और अगर आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों है कि अल्कली मेटल नाइट्रेट्स पानी में सॉलेबल हैं, तो अगेन आपने ये शॉर्टकट प्रीवियस लेक्चर में बहुत दफा पढ़ा कि सॉलेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के। तो अगर मैं कहता हूं कि अल्कली मेटल नाइट्रेट्स वाटर सॉलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी लैटिस एनर्जी क्या है, कम। और यकीनन आपको पता है कि जो लैटिस एनर्जी है ये बराबर है चार्ज डेंसिटी के, जो कि बराबर है चार्ज ओवर साइज। याद रखिएगा अपने अपने पीरियड में अल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा और चार्ज सबसे कम, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी कम, जिसकी वजह से सॉलेबिलिटी इनकी क्या होगी, ज्यादा। ये तो थी इनकी सॉलेबिलिटी जो कि लैटिस एनर्जी के लिहाज से मैंने एक्सप्लेन। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अल्कली मेटल नाइट्रेट्स। याद रखिएगा एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट all alkali metal nitrates decomposes into metal nitrite along with oxygen। जैसा कि मैं जनरल इक्वेशन में लिख सकता हूं कि MnO3 एक अल्कली मेटल नाइट्रेट है। जब मैं इसको हीट करता हूं तो ये मेटल नाइट्राइड यानी MnO2 में कन्वर्ट होता है along with the liberation of ऑक्सीजन। ये इक्वेशन सबके लिए है स्वाय लिथियम, यानी यहां पे M का मतलब है सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि सर आपने लिथियम का जिक्र क्यों नहीं किया, और दूसरी बात कि सर ये मेटल नाइट्रेट अपने जब डिकम्पोज होते हैं तो नाइट्राइड और ऑक्सीजन में क्यों जाते हैं। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये तो जनरल इक्वेशन दी थी, और अगर पर्टिकुलरली मैं सोडियम नाइट्रेट की इक्वेशन लिखूं तो अगेन आप देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू सोडियम नाइट्राइड अलोंग विद ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके सामने दो रीजंस रखूंगा कि क्यों अल्कली मेटल नाइट्रेट हीट करने पर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसकी पहली वजह है लैटिस एनर्जी। याद रखिएगा आपने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज। तो चूंकि यहाँ पे जब जो साइज है ये सिर्फ कैटाइन का नहीं, ये सिर्फ N9 का नहीं, बल्कि किसी आयोनिक कंपाउंड में किसी स्पेशीज में मौजूद कैटाइन और M9 का साइज जितना छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब अगर आप गौर करें इक्वेशन पर, तो जब अल्कली मेटल नाइट्रेट की शक्ल में है तो नाइट्रेट का साइज बड़ा है। जब ये डिकम्पोज होकर नाइट्राइट में जाता है तो इसका साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज। गोया NO3 इज लार्जर इन साइज while NO2 इज स्मॉलर। तो चूंकि लार्जर N9 से स्मॉलर N9 बना, जिसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से, लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि नाइट्रेट इस वजह से नाइट्राइट में टूटते हैं क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी में क्या हो जाता है, इजाफा। दूसरी बात मैं आपके सामने रखूंगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटआयन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में हेलाइड्स वाले टॉपिक में बड़ा डिटेल से पढ़ा। इवन आपने कार्बोनेट्स इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बात पढ़ी कि याद रखिएगा कि जितना मेटल कैटाइन का साइज छोटा होगा वो N9 के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। और याद रखिएगा जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो उस N9 का, यहाँ पे पर्टिकुलरली नाइट्रेट है, उसका टूटना भी उतना आसान हो जाएगा।
तो नाइट्रेट में जो सोडियम नाइट्रेट में सोडियम का साइज छोटा, नाइट्रेट का साइज बड़ा, तो सोडियम अपनी पोलराइजिंग पावर की वजह से नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट करता है, उसको पोलराइज करता है, उसको वीक करता है, उसके बॉन्ड वीक हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्राइट। तो ये दो वजूहात थी जिनकी वजह से ये नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। और एक और बात याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप जाते हुए जो अल्कली मेटल नाइट्रेट की डीकंपोजिशन है ये डिफिकल्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं डीकंपोजिशन टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मतलब अल्कली मेटल नाइट्रेट्स खुद को डीकंपोज करवाना पसंद नहीं करते इनटू अल्कली मेटल नाइट्राइड्स। वजह यह है कि अगर डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती, यानी ज्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो अपनी डिकम्पोजिशन करवाना पसंद नहीं करता, तो आप कहेंगे सर अगर डाउन द ग्रुप डिकम्पोजिशन करवाना पसंद नहीं होती तो जो अल्कली मेटल कैटाइन है इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर रिड्यूस कर जाती है, जो N9 यानी नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाती है, मुश्किल। ये बहरहाल हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं था लेकिन मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और आप याद कर लीजिए कि जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा सोडियम की, फिर पोटासियम की, फिर आपके पास रुबिडियम और सीजियम। डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करती है तो इसका मतलब है डिकम्पोजिशन होना भी नाइट्रेट की क्या हो जाती है, मुश्किल। ये तो बहरहाल था हमारे पास लिथियम के अलावा अल्कली मेटल नाइट्रेट्स। और अगर अब मैं पर्टिकुलरली लिथियम की बात करूं तो याद रखिएगा कि अपॉन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज इनटू लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी ये इन कंपोनेंट्स में टूटता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या वजह है कि लिथियम और सोडियम पोटासियम एक ही ग्रुप में मौजूद हैं, लिथियम के नाइट्रेट की डीकंपोजिशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। तो मैं इसके लिए आपके सामने तीन रीजंस रखूंगा कि क्यों लिथियम नाइट्रेट डिफरेंटली बिहेव करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो बात आपने पढ़ी है कि किसी भी ग्रुप में मौजूद जो टॉप पर मेंबर है वो अपने बकिया मेंबर्स की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है। यहां पे भी यही बात है कि जो लिथियम है ये डिफरेंट प्रोडक्ट शो करता है और लिथियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग। उसकी वजह यह है कि इसमें जो लिथियम है ये डायगोनल रिलेशन शो करता है विद द मैग्नीशियम। ये आपने डायगोनल रिलेशन पढ़ा है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम में कि चूंकि लिथियम डायगोनल रिलेटेड है मैग्नीशियम के साथ, तो जो मैग्नीशियम नाइट्रेट की प्रोडक्ट होगी वही प्रोडक्ट होगी किसकी, लिथियम नाइट्रेट। एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स के लिथियम नाइट्रेट में लिथियम का साइज छोटा है, नाइट्रेट का साइज बड़ा है। जो स्मॉल कैटाइन है वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता लार्ज एनाइन को, जिसकी वजह से ये डिकम्पोजिशन डिफरेंट हो जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी कैटाइन और एनाइन का साइज कंपेरेबल होगा उस वक्त जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो क्या होगी, स्टेबल। तीसरी बात जो अभी आपसे करके आया, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। इतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है कि ये नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट मुकम्मल तौर पे पोलराइज कर देता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, लिथियम ऑक्साइड। तो ये तीन वजह थी जो लिथियम अपने बकिया ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। और अगर मैं इन अल्कली मेटल नाइट्रेट में आपको एक नाइट्रेट, लेट्स सपोज सोडियम नाइट्रेट की डेमोंस्ट्रेशन दूं, तो मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम नाइट्रेट है विच इज वाइट इन कलर। जब मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं तो फर्स्ट स्टेप में ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद ये डिकम्पोज होता है इनटू सोडियम नाइट्राइट अलोंग विद ऑक्सीजन। ये डिकम्पोजिशन हुई, इस बात का सबूत ये है कि इस ट्यूब में नाइट्राइट के साथ ऑक्सीजन बनी। जैसे ही मैं इसके अंदर कोई लकड़ी की स्टिक लेके जाता हूं तो उसकी बर्निंग क्या हो जाती है, तेज, गोया उस लकड़ी को मिलती है क्या चीज, ऑक्सीजन।
तो बहरहाल ये थे अल्कली मेटल नाइट्रेट्स। आइए अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स। याद रखिएगा कि ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म नाइट्रेट्स ऑफ द टाइप MnO3 ट्वाइस, और इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। मैंने अगेन आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया जिसके एक कॉलम में मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट लिख दिए, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड सो ऑन। दूसरे कॉलम में इनका फार्मूला लिख दिया और तीसरे कॉलम में मैंने इनकी आपको अपीयरेंस दिखा दी। तो आप ये देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। याद रखिएगा ऑल अल्का, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और इनके लिए मैंने अगेन आपके सामने एक टेबल रखा जो कि टेबल आपको बताता है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए ये जो जितने भी नाइट्रेट्स हैं ये पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल। वजह फिर वही है कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी के। लेटेस्ट एनर्जी के कम होने की वजह से ये वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी आखिरी प्रॉपर्टी की बात करूं दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स, तो याद रखिएगा ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स अपॉन हीटिंग डिकम्पोजेस इनटू मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलोंग विद ऑक्सीजन। तो ये सब के लिए इक्वेशन है। और अगर मैं इसको, ये तो जनरल लिखी मैंने, अगर मैं इसको पर्टिकुलरली लिख देता हूं मैग्नीशियम के लिए तो सिंपल M की जगह Mg आ जाएगा, और अगर कैल्शियम नाइट्रेट के लिए लिखता हूं तो उसकी प्रोडक्ट भी सेम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स हैं अपॉन हीटिंग ये डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड में। अगेन वही वजह दूंगा कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज। जब आप अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रेट का साइज बड़ा है, और जब वही मेटल नाइट्रेट अपने ऑक्साइड में जाता है तो ऑक्साइड का साइज छोटा है। अब जब N9 अल्कलाइन अर्थ मेटल जिस N9 के साथ मिला उसका साइज छोटा, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो आप कहेंगे डिकम्पोजिशन इस वजह से होती है क्योंकि तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिकम्पोज होके अपने ऑक्साइड में जाते हैं, और ऑक्साइड में जाने से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी। यहां पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं माय डियर स्टूडेंट्स के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हुए डिकम्पोजिशन डिफिकल्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप बेरिलियम नाइट्रेट से डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डिकम्पोज करवाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है, मतलब ये अपनी डिकम्पोजिशन करवाना पसंद नहीं करते। सर क्यों नहीं करते? यहां पे फिर वही कंसेप्ट होगा, एक तो लेटेस्ट एनर्जी का, दूसरा आपको मैं बता दूं कि अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटाइंस के पोलराइजिंग पावर की ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो चूंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, ये मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर रखता है, ये मैक्सिमम जो नाइट्रेट है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज कर देता है। और मैंने अभी कहा कि जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी डिकम्पोजिशन उतनी आसान हो जाएगी। तो चूंकि बेरिलियम इजीली उसको पोलराइज करता है तो इसकी डिकम्पोजिशन का टेम्परेचर कम, जबकि बेरियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। और अगर मैं आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में शाइनिंग क्रिस्टल मौजूद है कैल्शियम नाइट्रेट की। जब मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने से यहां से 3 प्रोडक्ट बनती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनती है। इसका अगेन सबूत यह है कि जब मैं इस ट्यूब के अंदर कोई जलती हुई लकड़ी
स्टिक ऐड करता हूं तो उसकी बर्निंग फास्ट हो जाती है। एक और बात यह है कि अगर आप गौर से देखें तो इस ट्यूब में से कुछ रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बहरहाल माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। जो लास्ट कंपाउंड है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का, दैट इज सल्फेट्स। सबसे पहले देखते हैं सल्फेट्स क्या हैं। सल्फेट्स आर पॉलीएटॉमिक आयंस विद केमिकल फार्मूला SO4-2। याद रखिएगा, salts containing SO4-2 are called sulfates, यानी ऐसे साल्ट जिनमें SO4-2 आयन मौजूद हो उन्हें आप सल्फेट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट। तो ये मैंने आपके सामने एक जनरल इंट्रोडक्शन रखा सल्फेट्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं टॉपिक को मजीद बढ़ाऊं, मैं आपको ये बात करना चाहता हूं कि जैसे हमने पढ़ा था कि नाइट्रेट्स में कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इसी तरह सल्फेट्स में भी कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो टर्म्स क्या हैं, इसके लिए अगेन मैंने आपके सामने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके एक कॉलम में मैंने रेडिकल और दूसरे कॉलम में उसका फार्मूला लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला रेडिकल है सल्फेट विच हैज द फार्मूला SO4-2। एक टर्म है सल्फाइड D से विच हैज द फार्मूला S-2। एक टर्म है थायोसल्फेट विच हैज द फार्मूला। एक टर्म है सल्फाइट T से, कंफ्यूज ना करिएगा ये टर्म्स को, उसका फार्मूला भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो गोया ये रेडिकल्स हैं जिनमें अगर आप लेटर को चेंज करें तो फार्मूला ही क्या हो जाता है, चेंज। बहरहाल ये तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए था। हम सबसे पहले बात करेंगे सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऑल अल्कली मेटल्स form sulfates of the type M2SO4 और इन सल्फेट्स में अल्कली मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। एक की +1 है तो दो एटम की क्या हो जाएगी, +2। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि तमाम अल्कली मेटल सल्फेट्स बनाती हैं, इसके लिए मैंने अगेन आपके सामने एक कॉलम रख दिया। इस कॉलम में एक जो फर्स्ट कॉलम है इसमें मैंने अल्कली मेटल सल्फेट जैसे लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट एंड सो ऑन रख दिया। दूसरे कॉलम में इन सल्फेट का फार्मूला जैसे लिथियम का Li2SO4, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, पोटासियम सल्फेट का K2SO4 एंड सो ऑन। और तीसरे कॉलम में मैंने इनकी अपीयरेंस आपको दिखा दी। तो ये बहरहाल अल्कली मेटल के सल्फेट्स। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो याद रखिएगा, ऑल अल्कली मेटल सल्फेट्स आर सॉलेबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट। जितने भी अल्कली मेटल सल्फेट्स हैं दे आर ऑल सॉलेबल इन वाटर सिवाय लिथियम सल्फेट के। और मैंने आपके सामने अगेन टेबल की शक्ल में अल्कली मेटल सल्फेट्स को रख दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सारे हमारी किताब वाले, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी किताब वाला कहता है कि सारे ही अल्कली मेटल सल्फेट सॉल्युबल हैं, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया सिवाय लिथियम सल्फेट। वजह माय डियर स्टूडेंट्स आपको बेहतर पता है कि अगर लिथियम सल्फेट इनसॉल्युबल है या इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है तो इसका मतलब है कि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, चूंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, चूंकि इसका साइज बहुत कम है। तो चूंकि लिथियम की लैटिस एनर्जी ज्यादा है इस वजह से सॉल्युबिलिटी कम, और डाउन द ग्रुप जाते हुए चूंकि लैटिस एनर्जी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। गोया शॉर्टकट बार बार वही है कि सॉल्युबिलिटी इनवर्स है लैटिस एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रखिएगा, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म सल्फेट्स ऑफ द टाइप MsO4 where M is the alkaline earth metal which has the oxidation state
+2। और अगेन मैंने आपके सामने एक टेबल रख दिया जिसके एक कॉलम में अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट, दूसरे कॉलम में इसका फार्मूला और तीसरे में इसकी अपीयरेंस आपको दिखा दी। तो गोया तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्या बनाती हैं, सल्फेट्स। और अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसा कि आपके सामने ये टेबल में मैंने दिखा दी इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी। अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर फेयरली soluble, while calcium sulfate is slightly soluble and strontium sulfate and barium sulfate are insoluble, जैसा कि वैल्यूज भी हैं आपके सामने। अब मैं कहता हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है जैसे सारा ही गलत हो गया। सर आपने तो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल पढ़ाया था कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के। सर चूंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं साइज के बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम होती है, लैटिस एनर्जी कम होती है, तो सर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। आपने बातें ही उलट कर दी। यहां पे तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत ध्यान से बहुत इंटरेस्ट लेके समझिएगा, इंशाल्लाह आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं आपको रिकॉल करवा दूं, आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी के टॉपिक में हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी। आपके सामने सेम मैंने वही एक थैले की तस्वीर रख दी। इस एप्लीकेशन में हमने पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। हमने इसमें एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि वो कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होगा जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम। यानी मैं अब आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की पानी में सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा बाय टेकिंग द प्रिंसिपल कि अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट पानी में हल होना चाहते हैं तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और लेटेस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। याद रखिएगा, और मैं इस शॉर्टकट को सेपरेटली लिख देता हूं कि फॉर ए सॉल्ट टू बी सॉल्युबल हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। अब अगेन कंफ्यूजन ज़हन में आ गई। सर ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है, मान लेते हैं हम ये बात, तो सर डाउन द ग्रुप जाते हुए लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है, साथ ही साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी तो डिक्रीज करती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का भी चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और लेटेस्ट एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज डेंसिटी के साथ। गोया बज़ाहिर ये लगता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है और लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज करती है, तो सर फैसला कैसे हो सकेगा? फैसला हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि नो डाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का साइज इंक्रीज करता है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन आप गौर करें कि हर दफा अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ एक बहुत बड़ा आयन अटैच है, दैट इज सल्फेट। यानी बेरिलियम का साइज छोटा, लेकिन उसके साथ जो N9 है उसका साइज क्या है, बड़ा। अब बेरियम का साइज बड़ा, लेकिन उसके साथ भी जो N9 मौजूद है उसका साइज क्या है, बड़ा। कहना ये चाहता हूं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन का साइज तो इंक्रीज करता है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी में इतनी ज्यादा चेंज नहीं आती, क्योंकि हर दफा अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ एक बड़ा N9 अटैच है, दैट इज सल्फेट। यानी आप देख सकते हैं टेबल में कि बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक जाते हुए लेटेस्ट एनर्जी में को बहुत ज्यादा कमी नहीं आती, क्योंकि सल्फेट इज लार्ज एंड डोमिनेंट इन चेंजिंग द लेटेस्ट एनर्जी। हर एक के साथ N9 चूंकि बड़ा है तो ऑलमोस्ट लेटेस्ट एनर्जी क्या रहती है, सेम। अब आ जाइए जरा दूसरी तरफ, मैंने टेबल भी रखा लेटेस्ट एनर्जी का।
जब आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, डेफिनेशन आपने पढ़ी है, तो हाइड्रेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन वेयर M इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इस रिएक्शन में अल्कलाइन अर्थ मेटल M को रिप्रेजेंट करती है, टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज करने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज, और अच्छी खासी डिक्रीज हो रही है। आप अंदाजा कर लीजिए इस टेबल से। बात क्या हुई कि सर लेटेस्ट एनर्जी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम, लेकिन साइज के बढ़ने की वजह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटाइन है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ओवरऑल क्या होगा कि लेटेस्ट एनर्जी तो ऑलमोस्ट उतनी ही रही, उसमें इतना चेंज नहीं आया, लेकिन चूंकि हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जब कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल की वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो ये एक्चुअल बात थी जो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि लेटेस्ट एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, उसमें इतनी ज्यादा चेंज नहीं आती, बट ड्यू टू वेरी लार्ज डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसी टॉपिक में एक आखिरी बात जो कि एक दो लाइनों में हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया है, कैल्शियम सल्फेट एक इंपॉर्टेंट सल्फेट है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट occurs in nature as gypsum which has the chemical formula CaSO4.2H2O। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो जिप्सम है जब आप इसे जेंटली हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सी, अबव 100, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, एट 120 डिग्री सी, तो ये जो जिप्सम है दैट कन्वर्ट्स इनटू वाइट पाउडर व्हिच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आप जिप्सम को हीट करते हैं तो ये अपने अंदर से 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फार्मूला हम लिख सकते हैं CaSO4 2H2O। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दैट इज आल्सो कॉल्ड हेमीहाइड्रेट। अब ये हेमीहाइड्रेट क्या है ये बाद में बात करता हूं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने अल्फाज बोले कि 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप इस इक्वेशन में जिप्सम पर गौर करें तो जिप्सम का मैंने इक्वेशन में कुछ इस तरह से लिखा 2CaSO4.2H2O। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे काउंट करें तो टोटल पानी के मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं? आप कहेंगे सर टोटल पानी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं 4। जब आपने इसको अबव 100 डिग्री से हीट किया तो गौर कीजिएगा कि टोटल 4 पानी के मॉलिक्यूल्स में थे रिएक्टेंट में, जो प्रोडक्ट बनी CaSO4 इसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल रह गए? 1। 3 पानी के मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गए? रिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि जिप्सम में 3/4, यानी अगर आप 4 के 4 इसे कर लें 1 1 1 एंड 1, तो टोटल 4 पानी के मॉलिक्यूल से 3/4 का मतलब है 3 मॉलिक्यूल निकल गए, तो पीछे कितने बचे? 1। तो 2 प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको हेमीहाइड्रेट का नाम दिया। याद रखिएगा हेमीहाइड्रेट उन स्पीशीज के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट फॉर एवरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पीशी, जिसमें एक पानी का मॉलिक्यूल हर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के लिए क्या हो मौजूद। जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पे गौर करें तो एक पानी का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कितने कैल्शियम सल्फेट के लिए CaSO4 के लिए मौजूद है? 2। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हेमीहाइड्रेट। एक और बात याद रखिएगा, हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से भी पढ़ेंगे कि ये जो CaSO4 2H2O लिखा, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है इन द पेरिस। पेरिस में जगह है, उस जगह पर ये बहुत ज्यादा क्या है? अबंडेंट है। इस वजह से हमने इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम भी दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी जरा अच्छे से क्लियर होगी कि इसको हेमीहाइड्रेट क्यों कहा, क्योंकि एक्सपल्शन ऑफ वाटर, एक पानी का मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के लिए मौजूद। ये वो बातें हैं जो किताब पे लिखी हैं, और इसी में आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है कि हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सिंपल आप ये टेक्स्ट और साथ में क्वेश्चन लिख दें।
मैं इस जिप्सम की हीटिंग को आपके साथ जरा ज्यादा डिटेल से बताना चाहता हूं, आपको क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। होता क्या है माय डियर स्टूडेंट कि जब आप जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री से यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो जिप्सम अपनी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी मोनोक्लिनिक फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म। रहता जिप्सम ही है, जस्ट उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या हो जाती है, चेंज। अब ये जो ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म है जब आप इसको अबव 100 डिग्री से यानी 120 डिग्री सी पे कन्वर्ट हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके सामने इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप 200 डिग्री सी पे हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रियस कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है यानी CaSO4 में, जिसे आप डेड बर्न्ट भी कहते हैं, जिसे आप डेड प्लास्टर भी कहते हैं। इसी एनहाइड्रियस कैल्शियम सल्फेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड लाइम यानी CaO। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वो एक्चुअल प्रोसेस था हीटिंग का जो जिप्सम से स्टार्ट करके स्ट्रांगली हीट करके आप उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर को दरमियान में कंट्रोल्ड कर दें तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हासिल कर सकते हैं, आप डेड बर्न्ट को भी हासिल कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सल्फेट्स में जो एक इम्पॉर्टेंट सल्फेट था वो भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।